हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल यूनिक स्टडी हब बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम करेंगे सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चंस। आप सबको पता है कि मैं आपको हमारे चैनल पर जो करवा रही हूँ पीवाईक्यू करवा रही हूँ। तो आज हम 2015 का पीवाईक्यू करेंगे और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। और एक गुड न्यूज़ ये है कि अब जो आपका सीटेट है आप सबको पता लग गया होगा वैसे, क्योंकि मेरी वीडियो अब लेट हो गई है। मैं थोड़ा बाहर गई हुई थी। तो आप सबको पता है कि जून चल रहा है और आपको पता है जो मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं टेट एग्ज़ाम स्टडी पर भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो मेरी बेटी बहुत छोटी है तो उसकी छुट्टियां हो गई, तो इस वजह से थोड़ा जो है इधर उधर हो गया, लेकिन अब जो है कॉन्टीन्यूसली हमारी क्लास रहेगी। तो आप सबको पता चल गया होगा कि जो सीटेट है वो आपका पहले ऑनलाइन जो है होने वाला था, लेकिन अब वो होगा आपका ऑफलाइन होगा। मज़े की बात यह है कि ऑफ़लाइन में ज़्यादा मज़ा आता है बजाय ऑनलाइन के, क्योंकि जब मेरा लेवल 1 क्लियर हुआ था तो वो ऑफ़लाइन में हुआ था और लेवल 2 जो क्लियर हुआ था और ऑनलाइन में हुआ था, लेकिन मुझे लेवल 1 में ज़्यादा मज़ा आया था। ठीक है, चलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए गाइज़, आज की वीडियो हम अपनी स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, शैशव काल की अवधि कितनी होती है? जन्म से 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 2 से 3 वर्ष तक। आप सबको पता है, आप सबने इतनी साइकोलॉजी पढ़ ली होगी कि शैशव काल की जो अवधि होती है वो आपकी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का जो एक बच्चा है संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है देखते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है या संवेदिक गतिक अवस्था में होता है। तो बताइए, आप सबको ये बात पता होगी कि जो पियाजे ने जो अपनी दी थी 4 अवस्थाएं दी थी, तो उसमें से एक अवस्था है आपकी 2 से 7 वर्ष की, जो कि आपकी आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और मैं आपको अपने चैनल पर थ्योरीज ज़रूर करवाऊँगी। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। विकास जो है डैश से डैश की ओर बढ़ता है। जब भी ये क्वेश्चन आए या कोई भी चीज़ आए, सबसे पहले आपके सामने कोई भी चीज़ होगी वो सामान्य चीज़ होगी। सामान्य से लेकर तब हम विशिष्टता की ओर बढ़ते हैं। कोई भी चीज़ करते हैं, ये तो चलो आपका विकास की बात हो रही है, कोई भी चीज़ करते हैं तो पहले हम सामान्य चीज़ों पर ध्यान देते हैं। जब वो सामान्य चीज़ें आती हैं तो विशिष्टता की ओर बढ़ जाती है। उदाहरण मैं आपको देती हूँ, विकास का तो आपको सबको पता ही है। देखिए, जब हम स्टिचिंग का एग्जांपल लेते हैं, जब स्टिचिंग सीखते हैं तो बिल्कुल छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें हमें करवाने को करती है। जैसे कि अगर किसी को स्टिचिंग आती भी होगी तो पहले पहले आपको पजामा सिलवाते हैं, थोड़ा छोटा छोटा कुर्ता सिलवाते हैं। लेकिन एक बात, फिर एक टाइम के बाद जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आप जो है डिज़ाइनर सूट्स बनाने लग जाते हैं, यानी कि आप विशिष्ट हो गए हैं। देखिए, विशिष्ट तब होंगे जब आप सामान्य पर अपने काम को हाथ जमा लेंगे। ठीक है, ये तभी काम हो पाएगा जब आप विशिष्टता तब ला पाएंगे, तभी तो आपके पास सब सूट सिलवाने के लिए आएंगे। तो ये रहा एक हमारे जनरल एक्सपीरियंस, मतलब कि हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो विकास है। विकास डैश से मतलब डैश की ओर बढ़ता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे एक बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ जो है प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? देखिए, यहाँ पर आपको कहा गया है कि जो एक वयस्क है वो सहयोग से सामंजस्य कर लेता है, सहयोग के साथ वो तालमेल बिठा लेता है। तो क्या करता है कि जो बच्चा होता है उसका जो वर्तमान स्तर है, प्रेजेंट जो उसका प्रोग्रेस है, उसके प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को जो है सुगम बनाता है। यानी कि जब वयस्क है सहयोग से सामंजस्य कर रहा है और उसकी हेल्प एक बच्चे को मिल रही है, जिससे उसके वर्तमान स्तर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, उसके प्रगति क्रम को वो आगे बढ़ाता जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? समीपस्थ विकास, सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम। देखिए, वो सहयोग दे रहा है ना, उसको कुछ चीज़ आती है तभी तो वो बच्चे को दे रहा है। तो वो क्या कर रहा है? वो बच्चे को सहयोग दे रहा है।
जिससे उसकी जो प्रकृति क्रम है वो सुगम होती जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा, जिसको हम अवधारणा भी कहते हैं, में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है। अनुकूलन कहलाती है, आत्मसातकरण कहलाती है, समायोजन कहलाती है, या अहम केंद्रता। क्या लगता है आपको? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। जब आप बदलाव कर लेंगे, बदलाव की प्रक्रिया शुरू होगी, तो वो समायोजन, एडजस्टमेंट कहलाएगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम 6 क्वेश्चन की ओर। मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश की बजाय डैश अधिक है। यहाँ बात हो रही है मध्य बाल्यावस्था की। अहम केंद्रित सामाजिकृत अधिक होता है, सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित बहुत ज़्यादा होता है, जीववादी की बजाय वो सामाजिकृत होता है, या परिपक्व के बजाय अपरिपक्व अधिक होता है। तो क्या लगता है आपको? तो जो उसकी भाषा होती है मध्य बाल्यावस्था में, वो सामाजिकृत की जो बजाय होती है अहम केंद्रित। वो खुद को ही सब कुछ समझता है, वो समाज को कुछ नहीं समझता, उसकी ऐसी भाषा होती है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं। देखिए, खेल तो शामिल रहेंगे, नहीं तो रुचि कैसे बनेगी? तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल होगा कि बच्चों के लिए आप हस्तपरक गतिविधियाँ करवाएंगे, तो जिससे बच्चे अधिक सुचारू होंगे। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। ओके, कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी। यहाँ पर देखिए कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा, अब यहाँ पर संगीत की बात आ गई है, तो आप ऑप्शन देख के समझ गए होंगे, मुझे शायद रीड करने की भी ज़रूरत नहीं है कि कौन सी जो बुद्धि उसकी उच्च स्तरीय थी। संगीतमय बुद्धि जो थी उच्च स्तरीय थी। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम 9th क्वेश्चन की ओर। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो वो क्या दर्शा रहा है? एक शिक्षक क्या दर्शा रहा है कि जो लड़के हैं वो गणित में अच्छे हैं। आप सबको इस बारे में पता होगा। तो वो क्या कर रहा है? वो जेंडर पक्षपात कर रहा है, लिंग पक्षपात कर रहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना है। बच्चे या व्यवस्था, व्यवस्था या बच्चे, परिवेश परिवार, या बच्चे परिवेश। क्या लगता है आपको? तो हमें क्या करना होगा? समावेशी शिक्षा क्या मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है, ना कि बच्चों को व्यवस्था के अनुरूप बदलना है। नो, हमें व्यवस्था को बदलना पड़ेगा कि बच्चा क्या चाहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, बिल्कुल होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तालमेल बिठाने वाले की होती है, संप्रेषक और व्याख्याता की होती है, सुगमकर्ता की होती है, या निर्देशक की होती है? क्या लगता है आपको? तो एक जो ये आपके स्टेटमेंट दी गई है, तो इसमें एक शिक्षक जो है आपकी सुगमकर्ता, उस चीज़ को आसान बनाना है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी विशेषता जो है प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? ध्यान से पढ़िए, यहाँ कहा गया है नहीं है। उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, उच्च आत्म क्षमता, निम्न औस्तीय मानसिक प्रक्रियाएं, या अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना। क्या लगता है आपको? तो निम्न औस्तीय मानसिक प्रक्रियाएं जो हैं ये प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? अंतर्निहित संभावित दंड, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, या पारिवारिक अपेक्षाएं। तो किसकी ओर जो है वो अनुसरण करेगा? देखिए क्या लगता है आपको? तो अंतर्निहित संभावित जो आपके दंड हैं उसके अनुरूप जो है ये प्रवृत्त होगा। तो कोहलबर्ग की थ्योरी भी मैं आपको मेरे चैनल पर ज़रूर करवाऊंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज़रूर आता है सीटेट में। शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षकों को चाहिए विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराएं,
निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करवाएं, कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करवाएं, बात करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराएं। तथ्य कितने उपलब्ध करवा देंगे आप? तो देखिए यहाँ पर जो है विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध करवाए, विविध आ गया है तो पॉजिटिव में है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ध्यान से पढ़िए, नहीं है। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, बिल्कुल हैं। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतक्रिया का परिणाम होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सभी विकास तथा जो अधिगम है एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। विकास और अधिगम कभी भी एक समान आगे नहीं बढ़ते हैं। ज़रूरी नहीं है कि, कई बार आपने भी देखा होगा कि अगर कोई लाचार है, हैंडीकैप्ड है, ठीक है, उसका विकास प्रॉपर से नहीं हो पाया है क्योंकि वो हैंडीकैप्ड है, उसको हमने हैंडीकैप्ड बोला ना, लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है। अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं कि एक व्यक्ति की बात हो रही थी, वो रेलगाड़ी में जा रहा था, रेलगाड़ी में उसके हाथ और पैर कट गए, तो अब वो हैंडीकैप्ड हो गया। रिसेंटली उसने आईएएस का पेपर क्लियर किया है, समझ रहे हैं आप? आईएएस का पेपर उसने क्लियर किया है, मैंने खुद उसका इंटरव्यू देखा है। तो आप समझ सकते हैं कि विकास और अधिगम कभी भी एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते। विकास कहीं ना कहीं चलता रहता है, अधिगम भी चलता है, लेकिन तालमेल नहीं कह सकते, एक समान गति से नहीं बह सकता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिगम अपनी जगह पर है और विकास अपनी जगह पर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन सत्र की समाप्ति करना चाहिए। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन एक शिक्षण सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू और अंत में। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। क्यों बाह्य एजेंसी क्यों आएगी? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है कि आकलन जो है शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, ठीक है, उसी में इंक्लूड है, जो आपका प्रोसेस है ना उसी में ही इंक्लूड है। आगे बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन की ओर। अब फटाफट क्वेश्चन करेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है? आप सबको पता है, जहाँ आपकी क्रिएटिविटी आ जाए तो वहाँ पर आपका जो है अब सारी चिंतन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोस्की सहमत होते हैं? बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतर्क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब उनमें आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। बच्चों की चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, उन्हें दंड देकर, दंड तो देना ही नहीं है बच्चे को। तो देखिए आपने 4 ऑप्शन पढ़े, लेकिन ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि बच्चे जो हैं समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतर्क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। ये बात वाइगोस्की ने कही है, ये भी मैं आपको मेरे चैनल पर ज़रूर करवाऊंगी। बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और जो जो वे बड़े होते हैं उनकी चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। रीते बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा किया गया ज्ञान जो है भरा होता है। निष्क्रिय जीव होते हैं, निष्क्रिय तो बोलना ही नहीं है बच्चों को। तो जो बच्चे होते हैं वो जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो बिल्कुल आपको करेक्ट लगता है? असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का बिल्कुल अंग हैं। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य और उन्हें करने पर दंड ना देता हो। डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है? नहीं, महत्वहीन नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे की त्रुटियां। तो जो आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। बच्चे की जो त्रुटियां हैं उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है। जब तक हम गलती नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे कैसे? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 21 क्वेश्चन की ओर। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह कड़े नियम बनाए। कड़े नियम तो बच्चों के लिए बनाने ही नहीं हैं। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करे। तिरस्कार भी किसी भी पृष्ठभूमि से बच्चे आए तो उनका तिरस्कार तो करना ही नहीं है।
उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अंग्रेजी बोल सकते हो। अंग्रेजी का यहाँ पे क्या मतलब बनता है? अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करनी है और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करना है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेला पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डैश में विभिन्नता के कारण है, मूल्यों में, अभिक्षमता में, अधिगम शैली में या परावर्तकता स्तर में। तो क्या लगता है आपको? तो उनकी अधिगम शैली में डिफरेंस है। एक शांत कमरे में बैठ रहा है, एक समूह में पढ़ रहा है, तो अधिगम शैली में विभिन्नता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारत में भाषिक विविधता बहुत है। इन संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन कौन सा है कि शिक्षार्थियों के अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित कर दे? नो, ऐसा दंडित तो करना ही नहीं है। विद्यालय में उन्हीं बच्चों का प्रवेश किया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई गई हो? नो, वो भी नहीं कर सकते हम। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में व्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। उपेक्षा तो करनी ही नहीं है, काट दीजिए। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से आपका क्या अभिप्राय है? प्रकृति का मतलब है कि हमारे आसपास का वातावरण, जैव की विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति या भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ। क्या लगता है आपको? तो जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं जो होती हैं वो प्रकृति से इंक्लूड है, पर इसका एक अभिप्राय हमें बता रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम जो है बनता जा रहा है, बिल्कुल बन रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा जो सबसे उपयुक्त कथन है कि जो संचार है वो माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा साधन है, माध्यम है। समाजीकरण केवल आ गया है, काट दीजिए इसको, तो यहीं पर ही काट दीजिए। जनसंचार माध्यमों की पहुंच जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को जो है प्रभावित करता है। बच्चे संचार माध्यम के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतक्रिया नहीं कर सकते। देखिए सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि जो जनसंचार है उसकी पहुंच बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। यहीं से करेक्ट हो गया ये आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन यहीं से करेक्ट हो गया है। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? सही नहीं पूछा गया है कि बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। देखिए अब नहीं पूछा गया है, केवल आ गया है, नहीं जो है बिल्कुल तालमेल बैठ चुका है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, तो ये ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं हम कि बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बिल्कुल, जब वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जब हो जाता है तब बच्चे सीखते हैं। बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं। बिल्कुल, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, उन्हें प्रेरित नहीं करना पड़ता, वो स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ए। 27 जल्दी हम कर लेते हैं, 3 क्वेश्चन रह गए हैं। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लगाने के लिए समर्थता को प्रोत्साहित करें। प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करें। बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए उद्यम में सहायता करना। पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य, पूरी कक्षा के लिए आप कैसे मानक लक्ष्य तैयार कर सकते हैं? आप तो एक जने के लिए भी तैयार नहीं कर सकते। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है कि उनकी रुचियों के अनुसार ही उनको क्या करें, अपने लक्ष्य निर्धारित करने दें और उनको पाने के लिए उद्यम बनाएं। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? परिवार, कंप्यूटर, आनुवंशिकता या राजनीतिक दल? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन परिवार हमारा महत्वपूर्ण कारक है समाजीकरण का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चों को एक समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि इससे शिक्षक का काम जो है कम हो जाता है। छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। समूह कार्य हम क्यों दे रहे हैं एक बच्चे को और किस तरह वो एक प्रभावी शिक्षण बन सकता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा कि जब हम समूह में काम करेंगे तो जब सीखने की प्रक्रिया चल रही होगी तो बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे और सीखेंगे तो एक दूसरे की मदद भी करेंगे। ठीक है, हेल्प भी करेंगे।
तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत करता है कि जो बच्चा है वो डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। पठन अक्षमता, लेखन अक्षमता, देखिए यहाँ पर पढ़ने सारा आ गया है, ये मैं आपको बहुत बार करवा चुकी हूँ। इसका जो राइट ऑप्शन है आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएंगे कि 30 का क्या ऑप्शन होगा। कि आपसे मैं ये कह रही हूँ कि एक बच्चा है उसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो उसको किस तरह की बीमारी है। ठीक है, तो 30 का आप बताएंगे। देखते हैं कि लास्ट तक वीडियो किसने देखा, इससे ये भी पता लग जाएगा। चलिए, ये सेशन मुझे उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर लगा है तो अब आप क्या करेंगे, मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब का रेड बटन उसको ज़रूर प्रेस कीजिए और ऑल पर आप ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ में आपको पता है कि मैं आपको हिंदी पेडागोगी भी करवा रही हूँ, उसके भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ। तो अब हमारी ये क्लासेस बिल्कुल कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, थोड़ा सा गैप आ गया था उसके लिए सॉरी, लेकिन अब जो है हमारी क्लासेस बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लें क्योंकि 20 अगस्त को आपका सीटेड है, बहुत हेल्पफुल रहेगा। PYQ चल रहा है। ठीक है, चलिए वीडियो के एंड तक बने रहें, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू तो बनता है, लेकिन आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। देख तो ज़रूर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सब्सक्राइब ज़रूर करें और फैमिली को ज़रूर बढ़ाएं ताकि मैं आपको बोर्ड पे पढ़ा सकूं। चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।